नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार रवि और आप सब देख रहे हैं तर्कवाज शो। आज हम अपने शो पर लेकर आए हैं मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी सारी खबरें, उन तमाम लोगों की बातें जिनके लोग मरे, जिनके बेटे मरे, जिनके परिवार वाले मरे, जिनके अपने मरे, उनकी जुबानी, उनकी बातें क्या कहते हैं। वो कहते हैं मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी हो गए। ये सरासर गलत फैसला है, इंसाफ के खिलाफ है। अगर सब छूट गए तो फिर बताओ कि मुजरिम कौन है, हमें इंसाफ कौन देगा। ये फैसला सरकार के दबाव में आया है। सरकार रियाया से बनती है या इन 7 लोगों से। मैं अजहर के लिए हर दरवाजा खटखटाऊंगा, इंसाफ लेकर रहूंगा। 80 साल के निसार अहमद का शरीर ये बोलते हुए गुस्से में कांपने लगा। जिस अजहर को निसार अहमद इंसाफ दिलाना चाहते हैं वो उनका बेटा था। 8 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक पर हुए ब्लास्ट में 19 साल के अजहर के अलावा मार्केट गई 10 साल की शगुफ्ता, काम पर गए 72 साल के हारून शाह और 21 साल के मुश्ताक समेत 6 लोग मर गए थे। एटीएस ने जांच शुरू की तो ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सेना के कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, मेयर रमेश उपाध्याय के अलावा 7 और नाम सामने आए। 31 जुलाई 2025 को मालेगांव ब्लास्ट पर कोर्ट का फैसला आया। 7 आरोपी बरी हो गए। मालेगांव का भीखू चौक, जहां से ये कहानी शुरू हुई, भीखू चौक का एक पूरा एरिया दुकान की भीड़ भाड़ वाला है। यही निसार होटल नाम से मिठाई की दुकान है। दुकान में लगी घड़ी में वक्त बीते 17 साल से 9:35 पर ठहरा हुआ है। ये दुकान उसी जगह है जहां ब्लास्ट हुआ था। दुकान की शटर पर बम के छर्रे से बने छेद आज भी हैं और 9:35 वही वक्त है जब ब्लास्ट हुआ था। होटल के मालिक एजाज कहते हैं, मैंने सोचा था फैसला आएगा तभी घड़ी में वक्त बदलूंगा। न फैसला आया न वक्त बदला। तभी मिठाई बनाने वाले मोहम्मद रिवाज बोल पड़े, फैसला तो आ गया लेकिन इंसाफ मिला क्या? सब बेगुनाह है तो फिर दोषी कौन है? 6 लोग मरे, उनका अपराधी कौन है? भीखू चौक से उठ रहे ये सवाल पूरा मालेगांव पूछ रहा है। ब्लास्ट के बाद यहाँ का माहौल जानने पत्रकारों की टीम वहां तक पहुंची। ब्लास्ट में जिन्होंने अपनों को खो दिया था। अजहर के पिता निसार अहमद मालेगांव में बड़े बेटे के साथ रहते हैं। निसार कहते हैं, अजहर गुड़ बाजार की जामा मस्जिद में नमाज पढ़कर लौट रहा था। वो अंजुम चौक पर एक दुकान का काम करता था, उसे दुकान ही आना था। रास्ते में भीखू चौक से गुजर रहा था, तभी धमाका हो गया। निसार का गला रूंधने लगा। वो कहते हैं, अजहर मेरा दूसरे नंबर का बेटा था, सिर्फ 19 साल का था, बहुत मिलनसार था, कोई कुछ काम कह देता तो तुरंत कर देता था। मुझे तो 2.5 घंटे बाद पता चला, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुझे आकर बताए। अजहर की मौत हो गई है ये किसी ने मुझे नहीं बताया। मेरे बड़े भाई रात के 11:30 बजे आए, बोले चलो कुछ काम है। मुझे अस्पताल ले गए, वहां मेरे बेटे की जली हुई लाश थी। उसे कपड़े में लपेटा गया था। हमें ज्यादा देखने नहीं दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद सबकी लाशें घर पहुंची, तब ठीक से देखा, उसका शरीर पीछे से पूरा जल गया था। निसार कहते हैं, अजहर हिफ्ज यानी कुरान देखे बिना पढ़ना सीखना चाहता था। हाफिज बनने की तैयारी कर रहा था। उसे ये कोर्स करने के लिए सऊदी जाना था। मैं कहता था कि तुम्हारे पीछे खड़े होकर नमाज अदा करूंगा। उस दिन मैं भी उसके साथ नमाज में ही था। मैं घर आ गया, वो दुकान के लिए चला गया। कोर्ट के फैसले के बारे में पूछने पर निसार कहते हैं, ये फैसला इंसाफ के खिलाफ है, ये फैसला इंसानों के खिलाफ है। अगर सब आरोपी छूट गए तो फिर मुजरिम कौन है? ये फैसला सरकार के दबाव में आया है। भाई बोले, अजहर की बॉडी देखते ही बेहोश हो गया था। अजहर के बड़े भाई सैयद अबरार कहते हैं, पूरा मंजर मेरे सामने गुजरा था। धमाके के बाद मैं फौरन उस जगह पहुंच गया था। 2.5 घंटे तक मुझे नहीं पता था कि इसमें मरने वाला मेरा भाई भी है। पता चला तो अस्पताल पहुंचा। उसके शरीर का 25% हिस्सा नहीं था। शरीर का पिछला हिस्सा छर्रे से छल्ली हो चुका था। उसे देखते ही बेहोश हो गया था मैं। रमजान का 28वां दिन था। ईद में सभी को नए कपड़े पहनने होते हैं। वो अम्मी से कहकर गया था, आप बेफिक्र रहो, मैंने सबके लिए कुछ न कुछ ले लिया है। अम्मी के लिए कपड़े, चूड़ी, चप्पल लाया था। वालिद साहब और खुद के लिए नए कपड़े लाया था। आखिरी बात उससे यही हुई थी, इंशाअल्लाह आप सब जन्नत में रहेंगे। भीखू चौक से कुछ दूर इकबाल और मुश्ताक का घर है। ब्लास्ट में उनके अब्बू हारून शाह की मौत हो गई थी। मुश्किल से 4 फीट चौड़ी गली में इकबाल का घर है। अंदर घुसते ही एक छोटा सा बरामदा आता है। एक पलंग पर 90 साल की बुजुर्ग महिला लेटी हुई है। यह हारून शाह की पत्नी है। बड़े बेटे मुश्ताक कहते हैं, अब्बू के जाने के बाद से ही अम्मी बीमार रहने लगी है। अब तो उम्र भी हो गई है ना, न सुन पाती है न बोल पाती है। हारून शाह के बारे में पूछने पर छोटे बेटे इकबाल यूसुफ जवाब देते हैं। कहते हैं, अब्बू एक कारखाने में सूत रंगने का काम करते थे। तब रमजान चल रहा था। वो रोजा खोलने के लिए कारखाने से बाहर निकले थे। कारखाना भीखू चौक के करीब ही है।
वे निकले ही थे कि ब्लास्ट हो गया। अब्बू के साथ दो और लोग थे। अच्छा हुआ कि अब्बू ने उन्हें आने से रोक दिया था, नहीं तो उनकी भी मौत हो जाती। इकबाल आगे बताते हैं, बाहर शोर होने लगा तो हमें ब्लास्ट का पता चला। मोबाइल पर फोटो आने लगी। शुरुआत में लगा कि सिलेंडर फटा है, तभी अब्बू के जख्मी होने की खबर आई। उन्हें इरफान हॉस्पिटल ले गए थे। हम हॉस्पिटल पहुंचे। अब्बू बुरी तरह जख्मी थे, पूरा शरीर जला हुआ था, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। वे 10-15 दिन उसी अस्पताल में रहे। फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो दूसरे हॉस्पिटल ले गए। वहां से 10 दिन रहे, लेकिन बच नहीं सके। एक रात 3 बजे उनकी मौत की खबर आई। जरा से फसाद में सजा हो जाती है, फिर अब्बू की तो जान चली गई है। इकबाल आरोपियों की बरी होने पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, अगर जरा सा झगड़ा फसाद हो जाए तो थोड़ी सी खून निकल जाए तो केस हो जाता है, 3 महीने की सजा हो जाती है। मर्डर पर 10 साल की सजा है। तो फिरका परस्त इतना बड़ा धमाका करके चले गए, उन्हें कोई सजा क्यों नहीं मिली? सब आरोपी बरी हो गए। कैसा ये फैसला है? सब कह रहे हैं फैसला हो गया, इंसाफ नहीं मिला और फैसला हो गया। इतने लोगों की जान गई, इतने लोग घायल हुए और अपराधियों को कोई सजा ही नहीं मिली। भीखू चौक के ब्लास्ट में मरने वाले 21 साल के मुश्ताक भी थे। मुश्ताक ड्राइवर थे। उनकी मां शेख हसीना कहती हैं, वह रोज सुबह काम पर निकलता था और रात को आता था। खाना घर पर ही खाता था। रमजान चल रहा था, इसलिए उसे देर हो गई थी। हमने सोचा बाहर ही रोजा खोल लेगा। वो चौक पर रुक गया था, तभी बम फट गया। हमने टीवी पर देखा, मेरा बेटा हॉस्पिटल गया, तब तक मुश्ताक मर चुका था। शेख हसीना रुकती हैं, फिर कहती हैं, उसकी क्या गलती थी? उसे क्यों मारा? मुश्ताक के नाम से मेरा दिल धड़कता है। कोर्ट का फैसला आया है, तब से मेरा दिल रो रहा है। हसीना रोने लगती हैं, कहती हैं उसकी शादी को सिर्फ 10 महीने हुए थे। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। बेटे के मरने के 3 दिन बाद उसे एक बेटी हुई है। बीकू चौक से 4 किलोमीटर दूर 2 कमरे का एक घर है। एक कमरे में फरीदा लियाकत की बिस्तर है, दूसरे में शेख लियाकत का। दोनों 10 साल की बच्ची शगुफ्ता उर्फ फरीन के अम्मी अब्बू हैं। मालेगांव ब्लास्ट में मरने वाले शगुफ्ता भी शामिल थी। फरीदा को 8 महीने पहले लकवा मार गया था। शेख लियाकत को उसी दिन अटैक पड़ा जिस दिन मालेगांव ब्लास्ट का फैसला आया था। फरीदा ना बोल पाती हैं, ना सुन पाती हैं, ना बिना सहारे चल पाती हैं। रोटी का एक निवाला भी खुद से नहीं खा पाती। दूसरे कमरे में बिस्तर पर पड़े उनके पति शेख लियाकत की सांसें ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर है। लियाकत के बेटे इरफान कहते हैं, डॉक्टर ने कहा है अब ये सिर्फ जिंदा रहेंगे, इसी हालत में रहेंगे। वहीं पर बैठे फरीदा के भांजे मोहम्मद जुबैर लियाकत के बारे में बताते हैं, इसकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा है कि हार्ट का सिर्फ 30% हिस्सा ही काम कर सकता है। अब परिवार कह रहा था लियाकत बोल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि वो बोलना चाहते हैं। लड़खड़ाती जुबान में बोले, मेरी बेटी ब्लास्ट में मारी गई है, फैसला गलत आया है, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। उस दिन हुआ क्या था, इसका जवाब शगुफ्ता के भाई इरफान ने दिया। चाचा हमारे घर आए थे, अम्मी ने शगुफ्ता को भजिए लाने भेजा था। वो चौक चली गई, वहां एक बाइक खड़ी थी, उससे कुछ आवाज आ रही थी। वो रुककर सुनने लगी और फिर धमाका हो गया। किसी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। अम्मी अब्बू हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने शगुफ्ता का चेहरा नहीं देखने दिया। कहा देखने की हालत में नहीं है। अब्बू ने उसके कपड़े से पहचाना था। इरफान कहते हैं दूसरे दिन अब्बू ने उसकी लाश देखी। उसके दोनों जबड़े नहीं थे, पूरा शरीर जला हुआ था। शगुफ्ता 4 किलोमीटर दूर चौक गई थी। इरफान जवाब देते हैं नहीं, तब हम भी भीखू चौक के पास ही रहते थे। सामान लेने अम्मी बच्चों को भेजती रहती थी। उस दिन अम्मी ने शगुफ्ता को भेजा था। बम फटा तो लोग चिल्लाए सिलेंडर फट गया है। धमाका हुआ तो सभी को लगा कि सिलेंडर फटा है। बाद में पता चला कि बम था। आसपास में छर्रे बिखरे थे। शगुफ्ता के शरीर में छर्रे ही छर्रे थे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि जिस बाइक की आवाज सुनकर शगुफ्ता रुकी थी, उसी में बम फिट था और वहीं से धमाका हुआ था। केस चला, आरोपियों को पकड़ा गया, लेकिन 17 साल बाद सबको छोड़ दिया गया। सरकार को किसी को तो सजा देनी चाहिए। पत्रकारों ने इरफान से पूछा, अम्मी अब्बू के इलाज में किसी ने मदद की? जवाब जुबैर की तरफ से आया। वो कहते हैं किसी ने मदद नहीं की। अभी फूफा के इलाज में 40-50 हजार खर्च हुए हैं, पूरे परिवार ने मिलकर दिए हैं। AIMIM के सांसद रह चुके इम्तियाज जलील साहब आए थे। समाजवादी पार्टी के मुस्तकीन आए, फोटो खिंचवा कर चले गए। पैरविकार बोले केस अभी बाकी है, हम हाई कोर्ट जाएंगे। डॉक्टर अखलाक अंसारी शुरुआत से मालेगांव के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। वो बताते हैं मालेगांव में 2 बार बम ब्लास्ट हुए। पिछली बार 2006 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, तब शब बारात का दिन था। धमाकों में 31 लोगों की जान चली गई थी, 300 लोग घायल हो गए थे। उसमें हमारी ही कौम के लोग पकड़े गए थे। खुदा का शुक्र है कि कुछ साल जेल काटने के बाद सब छूट गए। उस वक्त से ये थ्योरी बनाई गई थी कि शब बारात को नहीं मानने वाले मुसलमानों ने ब्लास्ट किया है। हालांकि उन धमाकों के असली दोषी कभी पकड़े नहीं गए।
सितंबर 2008 के बम ब्लास्ट के बाद हमें लगा था कि हमारे ही लोगों पर सवाल उठाए जाएंगे। उस वक्त के एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने ईमानदारी से जांच की। उम्मीद जारी थी कि दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन सब बरी हो गए। आरोपी तो पकड़े गए, लेकिन 17 साल बाद सारे छोड़ दिए गए। 26/11 के हमले में करकरे साहब शहीद हो गए। अगर वो होते तो इंसाफ होता। डॉक्टर इकबाल अंसारी कहते हैं, कोर्ट में फैसला सुनाया गया, तब भी मैं वहीं था। कोर्ट ने कहा सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर बरी किया जाता है। ये बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। सभी को 25-25 हजार की जमानत राशि कोर्ट में भरनी पड़ी है। बता दें कि मुंबई एटीएस के चीफ रहे हेमंत करकरे ने मालेगांव ब्लास्ट की जांच की थी। हेमंत करकरे 1982 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। मालेगांव ब्लास्ट में पुलिस की शुरुआती जांच के बाद ये केस मुंबई की एटीएस के पास भेज दिया गया था। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम सबसे ऊपर था। इन तमाम चीजों के बीच देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम बड़े न्यायालयों के फैसले किसकी तरफ आते हैं। क्या इस ब्लास्ट में मरे इन 6 लोगों को कभी न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। तब तक आप बने रहें तर्कवाद शो के साथ। मैं आदित्य आप सभी से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।